हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग 11th दिसंबर एंडिंग का मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, चलो। उसमें नीट है आज का सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 46 बोला है, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl बाय Ag प्लस आयन एंड HCl। ठीक है, मतलब यहाँ पर यहाँ पर एक ऑप्शन है डेल्टा H इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ऐसा बोला है कि जब Ag प्लस आयंस और HCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तब AgCl बनता है। तो वो रिएक्शन में डेल्टा G या डेल्टा H कैसा होगा। खैर, हम लोगों को याद होना चाहिए कि जब Ag प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो AgCl सॉलिड बनेगा। हम लोगों को यहाँ पे एंट्रोपी नहीं पूछी है, बट ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम टाइम में रिएक्शन हो जाती है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसलिए डेल्टा जी इसका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। आई होप आप लोगों ने यही समझा होगा कि जब भी कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है तो वो एक फास्ट रिएक्शन होती है, और फास्ट रिएक्शन जो होती है वो कैसी है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के कारण इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा बनेगा, सी बनेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। फिर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद बोला है 47, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एक्सपांड एट एसटीपी टू ऑक्यूपाई डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, मतलब कि जब एक 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस है वो एक्सपांड कर रहा है तो अब एसटीपी पे, और वो डबल वॉल्यूम एक्यूपाई कर रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गैस होता है O2 वो टोटल 1 मोल के हिसाब से कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। यहाँ पर हमको ग्राम कितना दिया है, 16 ग्राम। मतलब अगर मैं उसका मोल फाइंड करने जाऊँ तो वो कितना हो जाएगा, 16/32, दैट इज 1/2। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं चेक करूँ तो आपके पास 16 ग्राम के हिसाब से जो जो आपके पास होगा वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, मतलब 11 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बोला नहीं है कि ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, डबल होके कितना बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा भी आप लोग देखोगे ना तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आपके पास होगा 22.4, आपका डबल जो हो रहा है वो, और पहले कितना था 11.2 लीटर। फिर समझ में आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, डेल्टा वी आपके पास 11.2 लीटर है। खैर, बस वर्क डन का फॉर्मूला यूज करना है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। माइनस पी एक्सटर्नल आपके पास कितना हो जाएगा, तो एस है तो 1 ATM लेंगे हम लोग, और डेल्टा भी आपके पास कितना होगा, 11.2 लीटर। ठीक है, ATM इंटू लीटर है। ठीक है, तो -11.2 इंटू, और हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 जूल से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो नियरली आपका आंसर बनेगा यहाँ से 1134.5 जूल। ठीक है, और फिर उसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4.2। जब भी आपका आंसर बनेगा 272.8 किलो कैलोरी के आसपास, तो उसको किलो में फिर कन्वर्ट कर लेंगे। खैर, आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो है डीसा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अटके होंगे कि हाँ सर वॉल्यूम क्या लेना है, तो बस मोल के हिसाब से आपको वॉल्यूम तय करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ज़रा थोड़ा याद कर लेना है। ओके, चल। इसके बाद बोला है 48, 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 3 डेसीमीटर क्यूब, ये स्मॉल ही है, डेसीमीटर क्यूब, एक्सपांड अगेन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 ATM, वॉल्यूम 13 डेसीमीटर क्यूब। वो जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, 13 डेसीमीटर क्यूब है ना, 3 से कितना हो रहा है, 13। बस इसके लिए एक ही फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, बस -1। ओके, क्योंकि 1 ATM है, और ये कितना होते जा रहा है, 13 में से 3, आपका आ जाए -10 ATM इंटू लीटर। ठीक है, और 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब भी तो होता है ना। बस आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 ATM इंटू लीटर। चलो, ये बात मेरी समझ में आ गई। ओके, क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, और हमको क्या बोला है, 49। ठीक है, देखो 49 कैसे कैलकुलेट करेंगे।
49 में हमको बोला है कि एक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको गिवन है 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ H2 आपको कितना गिवन है -68 किलो कैलोरी। समझ में आ गया। एंथैल्पी ऑफ OH माइनस वुड बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है ना, आपको एक रिएक्शन बनानी है कि जब एक H प्लस प्लस OH माइनस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। और इसके लिए जो डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H है किसके लिए, H2O के लिए, वो आपके पास कितनी है टोटल, तो कि -68 किलो कैलोरी, ठीक है। तो बस आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला। डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ H इज इक्वल टू डेल्टा आर ऑफ H इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ H ऑफ H2O माइनस H प्लस की कंसंट्रेशन प्लस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का मतलब है एंथैल्पी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंथैल्पी लिखेंगे HH, ओके। बस आपके पास ये कितना है टोटल फॉर्मेशन एंथैल्पी आपके पास है 13.7 -13.7, ओके। और फॉर्मेशन ऑफ H2 आपके पास कितना है -68 किलो कैलोरी, माइनस याद रखो H प्लस जो है उसकी न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी में जो हम लोग लिखते हैं ना H प्लस एक्वियस की एंथैल्पी कितनी होगी, तो ऑलवेज जीरो होती है, ध्यान रखो। किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन की जो एंथैल्पी है वो कितनी लेंगे हम लोग, ऑलवेज जीरो लेंगे, ठीक है। ये हो गया जीरो, और ये कितना हो गया OH माइनस आपके पास, अच्छा ये तो फाइंड ही करना है, डेल्टा H ऑफ OH माइनस, बस -13.7, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा +68 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H ऑफ OH माइनस, ठीक है। इसका जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 44.3 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H नॉट ऑफ OH माइनस, और OH माइनस इज इक्वल कितना हो जाएगा -54.3, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा, बॉम्बे होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला के हिसाब से चलना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बोला है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, ओके। तो इसके लिए हमको कॉन्सेप्ट देखना है कि सेकेंड लॉ है वो किसके लिए था, ऑब्वियसली वो ऑलवेज किसके लिए होता है, एंट्रोपी के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको जरा ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा बनेगा, एंट्रोपी बनेगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 51 में, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। यार आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो ये तो जीरो हो जाता है, तो गया, ओके। और है ना 2.3 नॉट थे RT लॉग V2 अपन V1 ही आता है, ठीक है। V1 अपन V2 तो आता नहीं, V2 अपन V1 आता है, बस ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। एक फॉर्मूला पूछा था सिंपल कि आइसोथर्मल के केस में वर्क डन का रिवर्सिबल का फॉर्मूला क्या होगा, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। बोला है 52 में, इन अ क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि जहां पर कोई नो हीट एक्सचेंज ऑफ हीट ना, जहां पर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। तो देखो यहाँ पर जब क्लोज कंटेनर है, लिक्विड इज स्टिर्ड विद पेडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हाँ देखो यहाँ पर टेम्परेचर को क्या किया जा रहा है, अंदर इंक्रीज किया जा रहा है। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ वर्क तो होगा ही होगा, और इंटरनल एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ही है, तो वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो जीरो क्या होगा, क्यू। तो जिस भी ऑप्शन में क्यू जीरो है और बाकी दो नॉट इक्वल टू जीरो है, वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 52 में आएगा आपका ए, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। बस आपको याद रखना था, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। चलो इसके बाद थोड़ा मैं भाई साहब को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है? चलो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या गिवन है। बोला है एक सिस्टम है, एंट्रोपी है, ओके। से H2Cl2 HCl के अलग अलग एंट्रोपी गिवन है, ठीक है। टोटल चेंज इन स्टैंडर्ड एंट्रोपी पूछा है, बस कुछ नहीं करना है, डेल्टा एस टोटल निकलना है, तो एस नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या करोगे, एस नॉट ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
रिएक्शन कौन सा है, देखिए H2 प्लस Cl2 इट गिव्स 2HCl। ठीक, तो प्रोडक्ट में कितना है 2 इंटू HCl माइनस H2 प्लस Cl2। चलो बात खत्म करो। 2 HCl के कंसंट्रेशन है 0.19, ठीक है, किलो जूल में है। H2 की है आपके पास 0.13 प्लस ये हो गया 0.20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.38 माइनस 0.13 माइनस 0.22, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा 0.38 माइनस माइनस प्लस होगा 3, और ये हो गया 5 1 और ये हो गया 3, ठीक है, और ये हो गया माइनस माइनस 0.35। यहाँ पे आएगा टोटल 0.03 के समथिंग, बट हम लोगों को ये वैल्यू किस में पुट करना पड़ेगा, किलो जूल में, ठीक है, सॉरी किलो जूल में है, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड 0.03, ओके, 2 पॉइंट चले गए, 1 पॉइंट इधर लगाओगे तो क्योंकि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 पॉइंट गए, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लगेगा, जो आपको कितना देगा 30 जूल, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। चलो मैं इसके लिए थोड़ी जगह बना लूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला है कि 27 डिग्री टेम्परेचर पे एक हीट ऑफ लेटेंट हीट है, ठीक है, एक कंपाउंड है आई जिसकी फ्यूजन ऑफ कंपाउंड इज 2930 जूल पर मोल, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फ्यूजन। बस आपको फ्यूजन है ना, मतलब डेल्टा एच ही गिवन है ऑलरेडी 2930 जूल, तो आपको डेल्टा एस फाइंड करना है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2930 अपन कितना हो जाएगा 27 के हिसाब से 300 केल्विन, ठीक है, और यहाँ से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, आपका आंसर टोटल कितना बनेगा पता है 9.77। बस एक सिंपल फॉर्मूला पूछा था, इसके हिसाब से आपको आंसर देना था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, हाँ 54 में ए होगा, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग 55 में। फॉर द प्रोसेस, देखो H2O लिक्विड में से कहाँ जा रहा है, H2O गैस में, तो जब एक H2O लिक्विड में से H2O गैस में जाता है तब वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। ये आपको बात याद रखनी है और मैंने बोला हुआ है। यहाँ पे देखो टेम्परेचर प्रेशर कैसे कांस्टेंट है, नो चेंज है, ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा, हाँ इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। जहाँ पर डेल्टा जी जीरो नहीं है वो दो ऑप्शन गए। खैर अब देखो लिक्विड में से कहाँ जा रहा है, गैसेस में जा रहा है, इन दिस केस डेल्टा एस भी आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, एंट्रोपी चेंज है, ठीक है। तो बस आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये जरा आपको ध्यान रखना था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, भाई साहब इधर अटक क्यों गए हैं, सबको क्या हो गया है, छोड़ो। यहाँ पे डेल्टा जी जीरो है और डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, ये अटक गया है, ठीक। मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, ओके, हम लोग वापस से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक। चलो हो गया है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर बना था वो कौन सा है, हाँ तो ए है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना था, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, दैट इज 56। बोला है फॉर द प्रोसेस H2O लिक्विड H2O गैस 800 डिग्री सेंटीग्रेड, हमको आप पता है कि H2O लिक्विड है, गैस में कितने डिग्री पे, 100 पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, और 180 एम प्रेशर, द करेक्ट चॉइस। देखो जब H2O लिक्विड में से गैस हो रहा है तब डेल्टा सिस्टम जो है वो क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा।
और डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होगा, डिक्रीज हो। ठीक है, तो बस इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हो वो ध्यान रखो। ओके, आपका इन दिस केस कौन सा सही आंसर बनेगा, बॉम्बे, क्योंकि सिस्टम की जो एंट्रोपी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ज़रा ध्यान रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बोला है 57, 57 में क्या बोला है कि डेल्टा सी पी फॉर एन टू गैस प्लस 3 H2 गैस इज गिव्स टू NH3। डेल्टा सी पी पूछा है ना। डेल्टा सी पी के लिए हमको पता है कि सी पी ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस सी पी ऑफ रिएक्टेंट ना। हम लोगों ने एक किचऑफ लॉ पढ़ा था, इसमें पता है ये फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा सी पी और T2 माइनस T1। ठीक है, और यहीं पे हम लोग डेल्टा सी पी इसी तरीके से निकालते थे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट बस। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में देखो 2NH3 है, तो जहाँ पर 2NH3 नहीं है वो ऑप्शन तो गए आपके, दो जगह 2, और यहाँ पे देखो माइनस CpN2 और माइनस 3 CpH2 बस। यहाँ पे तो एक प्लस है, प्लस तो आएगा ही नहीं क्योंकि माइनस करना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। इन दिस केस आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। ओके, तो जरा आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलो इसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 58 है, उसमें बोला है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड। आपके पास 4 एसिड है ABCD, उसमें अलग अलग आपको क्या गिवन है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक का है -13.7, दूसरे का है -9.4, -11.2 एंड -12.4। ठीक है, तो बोला है व्हेन दे आर न्यूट्रलाइज बाय कॉमन बेस, कॉमन बेस के साथ अगर न्यूट्रलाइज करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर ओबे द ऑर्डर। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, तो देखो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव ज़्यादा होता है वो एसिडिक कैरेक्टर में ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं कि लोअर इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मैं लिख लेता हूँ, लोअर इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हीट्स जिसकी ज़्यादा होती है वो क्या होता है, तो मोर डिसोसिएट होता है, मोर डिसोसिएट या मोर डिसोसिएशन एनर्जी, याद रखना मोर डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो आपका एक वीक एसिड होगा। अगेन याद रखो, जिस भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जिसकी हीट कम है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी इसका मतलब वो कैसा होगा, एक वीक एसिड होगा। तो बस यहाँ पे देख लो, जिसकी कम होगी वो आपका वीक एसिड होगा, तो वीक एसिड कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो बहुत ही कम है, नेगेटिव देखना है, तो बी वाला ऑप्शन सबसे कम आएगा, बस एक ही ऑप्शन है वो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना था, और ए में सबसे ज़्यादा आएगा देखो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये ध्यान होगा, आप लोगों ने MCQ सॉल्व किए होंगे तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को दिखाई दिया होगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और पुट करते क्वेश्चन नंबर 59। बोला है मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय। मोलर हीट कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, हाँ कुछ नहीं, मोलर हीट के लिए हम लोग क्या करते हो, है ना, तो CM लिखते ना, उसको हम लोग क्या लिखते थे, dQ/dt। फिर हम लोग उसका क्या करते थे, इंटीग्रेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन में क्या होता था, क्योंकि dQ इज इक्वल टू CM/dt। अगर n मोल है तभी हम लोग n लगाते थे, अदरवाइज तो हीट कैपेसिटी लिखो, मोलर हीट कैपेसिटी लिखो, हम लोग उसको dQ/dt से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन दिस केस आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो कौन सा है, dQ/dt है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। बस आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है। ओके, चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 में। चलो यहाँ पर क्या बोला है, बोला है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ विच एसिड बेस रिएक्शन इज 57.32। हाँ, आप लोगों को बोला हुआ है जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेन प्रोडक्ट आपका क्या होगा, H2O, और तब ये कितना देगा, -57.32 किलो जूल देगा। ठीक है, तो बस आपको स्ट्रॉन्ग पहचाना, देखो CH3COOH वीक एसिड है,
HCl NH4OH, तो NH4OH वीक बेस है। HCOOH KOH, तो ये भी एक वीक एसिड है। HNO3 और LiOH, हाँ ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। यार बस यही आपको ध्यान रखना था, क्योंकि दोनों ही आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। सेम केस यही पेपर पे यही पूछा है, मैक्सिमम किस में होगा, तो जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है। एकमात्र ऑप्शन डी है जिसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हीट किस में सबसे ज़्यादा इवॉल्व होगी, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। ठीक है, हाँ तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ये थियोरेटिकल दोनों क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 में क्या बोला है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 Y2 आर इन द रेशियो 1:1:0.5 और डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है XY इज -200 किलो जूल। देखो मुझे दिया है XY, X2 एंड Y2, वन है और 1/2 है। ठीक है, और डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एच ऑफ XY है आपके पास कितना, -200 किलो जूल। ठीक है, चलो तो मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ XY है, तो मेरे को अगर फॉर्मेशन करना है तो हाफ X2 प्लस हाफ Y2 इट गिव्स XY, यही बनेगा ना। और इसकी टोटल एंथैल्पी आपको गिवन है कितना, -200 किलो जूल। और यहाँ पर हमको रेशियो में गिवन है, तो क्यों ना हम इसको x मान लें, इसको भी x मान लें, तो ये कितना होगा x/2। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो -200 इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कौन है आपके पास, ये रहे, तो 1/2 क्या है x2, यहाँ पे x ने हमने x2 को क्या लिया था x, यहाँ पे हाफ है तो x/2 होगा, प्लस y2 आपके पास कितना है, x/2 है और उसका भी 2 कितना होगा, x/4 होगा, माइनस xy कितना है आपके पास, x/2, सॉरी एक ही x। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो -200 इज इक्वल टू, ठीक है हाँ। चलो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो कितना होगा, चलो पहले तो मैं निकाल देता हूँ, x/2 प्लस x/4 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, x/2 है और -x है, तो x में से एक x/2 गया तो -x/2 बचेगा, -200 इज इक्वल टू x/4 माइनस x/2। ठीक है, और x/4 माइनस x/2 कितना बचेगा, -x/2 बचेगा ना, तो बस माइनस, सॉरी तो x/4 बचेगा, सॉरी x/4, क्योंकि चलो एक स्टेप और कर लेता हूँ, 200 ये 2x होगा, ये -4x होगा और नीचे कितना आएगा 8, तो बचेगा -2x/8 दैट इज 1/4, मतलब x/4 माइनस, तो -200 इज इक्वल टू -x/4, तो माइनस माइनस कैंसल और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 800 किलो जूल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा 800 किलो जूल। यार समझ में आ गया, तो बस आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर भी, वो आपको याद रखनी, जब ऐसा कोई रेशियो वाला पूछ ले तो आपको एक एक्स सपोज कर लेना है और फिर धारना है, मतलब और फिर उसको कैलकुलेशन में है ना, जिसकी एंथैल्पी गिवन हो उसी के हिसाब से रिएक्शन लिखो, एंड देन आप उसका जिसका भी पूछा हो वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 63, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम विद द आइस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर पे वाटर जो कि आइस के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तब इसकी मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, याद रखो इन दिस केस डेल्टा टी क्या होता है आपका, 0 होता है, इसीलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम है टेम्परेचर सेम होगा, इन दिस केस आपका जो मोलर हीट कैपेसिटी वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। चलो इसके बाद है आपके पास 64, एंथैल्पी ऑफ N2 NOR गिवन है, तो पूछा है इस रिएक्शन के लिए। हाँ इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैसेस लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप हैश लॉ लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O, चलो N2O बनाओ, कैसे बनेगा,
N2 प्लस हाफ O2 गिव्स N2O, और इसके लिए कितना है डेल्टा आर ऑफ एच इज इक्वल टू 28। दूसरा बोला है NO, तो NO कैसे बनेगा, हाँ हाफ N2 प्लस हाफ O2 से, और ये NO बन गया। इसका डेल्टा आर ऑफ एच कितना है आपके पास 90। ओवरऑल रिएक्शन में देखो आपको 4NO बनाना है ना। तो 4NO बनाने के लिए मुझे इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो इस रिएक्शन को 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2N2 आएगा, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2O2 आएगा, ठीक है। और इट गिव्स यहाँ पे कितना आएगा 4NO। तो मुझे इस रिएक्शन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आर ऑफ एच इज इक्वल टू 90 इंटू 4, 360 हो जाएगा। अब इसको भूल जाओ, ठीक है। और मुझे दूसरा क्या चाहिए, 2N2 इस तरफ चाहिए, 2N2O, है ना। N2 इधर है, इस रिएक्शन को घुमाना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो 2N2O, इट गिव्स 2N2 प्लस, और इसके लिए डेल्टा आर ऑफ एच -56 आएगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ। चेंज करो तो देखो 2N2O, अच्छा ये तो बनाना था हमको 2N2O, तो हाँ तो 2N2O कट नहीं होगा फिर बनाना, 2N2 और 2N2 कट होगा, प्लस 2O2 इधर है, एक O2 इधर आएगा तो O2 बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर कितना बचेगा 4NO। प्लस करना है 360 -56, आपका आंसर आएगा 304 किलो जूल, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यस बी होगा 304। एक सिंपल हैश लो पूछा हुआ है आपको, ठीक है। चलो इसके बाद 65, एक सॉलिड ए सॉलिड में से कहाँ आ रहा है, ए लिक्विड में, और वापस ए लिक्विड में से किधर जा रहा है, ए गैस में। तो सब्लिमेशन मतलब यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो इन दोनों का प्लस करना है, ठीक है। एक्स और वाई का क्या करना पड़ेगा प्लस, ये आ गया लो आंसर बॉम्बे। क्योंकि क्योंकि सॉलिड से कहाँ जा रहा था, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से गैस, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड टोटल फाइंड करना है, तो 1 + 2 है ना, एक्स प्लस वाई। इन दिस केस आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, बॉम्बे बनेगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। द आयोपेक नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला, है ना। तो देखो डबल बॉन्ड से एक नंबर दो, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ब्यूट 1 in 3 आइन, या 1 ब्यूटीन 3 आइन, देखो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। फिर समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो इसके बाद एक स्ट्रक्चर है आपके पास, और उसका आयोपेक नेम जो पूछा है, ओके। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ओके। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, तो देखो 1 2 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, ओके। फिर 2 और 4 पे देखो ओ एच है इधर, तो 2 4, या पेंट 2 4 डायोल, है ना, पेंट 2 4 डाइऑल, ऐसा क्या ऑप्शन है देख लो। 2 मिथाइल, हाँ एक दिखाई दे रहा है बॉम्बे वाला, और 2 4 पेंटाडायोल, अच्छा ऐसा भी लिखो तो भी चलेगा, और पेन 2 4 डायोल लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। इन दिस केस खैर ये तो आप लोगों को राइट ही होगा, 2 मिथाइल 2 4 पेंटेन डायोल, ठीक है। तो इसके बाद बोला है पोजीशन आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, देखो ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल, हाँ ये एक शो कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, सॉरी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है नाइट्रो ग्रुप की, ठीक है। इसके बाद बोला डायमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल, तो ये तो क्या शो करेगा, फंक्शनल शो करेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। हमको तो पोजीशन पूछा है, पेंटेन 2 ऑल और पेंटेन 3 ऑन, ये भी क्या करेंगे, फंक्शनल शो करेंगे। एल्डिहाइड और एसीटोन, हाँ ये भी क्या शो करेंगे, फंक्शनल, समझ में आ रहा है। ये तीनों के तीनों क्या शो कर रहा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, जबकि एक आपका ए ऑप्शन है ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल, जो कि एक पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, यस ए होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। चलो इसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन इसको नहीं चाहिए। तो देखो
एक Cl प्लस है तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। BH3 है, ठीक है, ये ऑप्शन ऐसा BH3। BH3 में भी क्या चाहिए, हाँ BH3 में भी उसको क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। NO2 प्लस या NO प्लस NO2 प्लस इसको भी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, बट ये रहा H3O प्लस। H3O प्लस क्या होता है, तो एक ऑक्सीजन है, इसके पास तीन तीन हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं क्योंकि उसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को फ्री कर देगा और वापस बन जाएगा H2O। ठीक है, तो वो बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, वो हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मतलब नेचर में इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, चलो अभी ये वापस से पता नहीं इसको क्या हो जाता है, क्यों ऐसा कर रहा है भाई। चलो बदल दी तुझे, ओके कोई बात नहीं। अभी भी इसके ऊपर ही क्यों आ रहा है, इरेजर चेंज क्यों नहीं हो रहा है, वापस से इरेजर ही आ रहा है। तो मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है भाई, इरेजर चेंज चेंज हो जाता है ना। ओके, एक मिनट रुको, वापस से थोड़ा चेक करता हूँ। देखो ये हो गया, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, H3O प्लस होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पूछा है आयुपेक नेम, एक 3 इथाइल है ना, 2 हाइड्रोक्सी है, 4 मिथाइल है, हेक्सेन 3 इन 5 वाइट एसिड। वाह वाह, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। चलो पहले स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हेक्स तो आ गया। चलो 3 पे क्या है, इथाइल, हाँ दिखाई दे रहा है ना 3 पे इथाइल, यस। इसके बाद 2 हाइड्रोक्सी है, हाँ ये भी दिखाई दे रहा है। 4 पे मिथाइल है, हाँ ये भी दिखाई दे रहा है। 6 कार्बन है, हाँ हाँ। 3 पे डबल बॉन्ड है, वाह वाह। और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है और वाइक एसिड, वाह। तो आपका फर्स्ट है वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो फर्स्ट आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो क्योंकि एक ही ऑप्शन में सेट हो रहा है, बाकी देख चेंज करने की जरूरी नहीं है, चेक करने की। ठीक, चलो फिर उसके बाद बोला है विच ग्रुप हैज द प्लस आर ग्रुप, सबसे ज्यादा किसका होगा यहाँ पर, प्लस आर किसकी होगी, एफ की। फ्लोरीन जो है उसकी क्या होगी, प्लस आर इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एफ होगा। ओके, तो इसके बाद पूछा है कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व इन, तो कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म किस में देखने को मिलेगा, बस कीटोइनॉल में क्या होना चाहिए, हाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होना चाहिए ना। तो किसमें हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, देखो पहले में तो आप लोग है ना, यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड नहीं जहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करे और यहाँ पे कुछ लगे, पहला तो ऐसा बन ही नहीं रहा है। सेकंड में देखो, हाँ एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हैं इधर, तो OH बनेगा और एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, C6H5 COH डबल बॉन्ड CH2। हाँ इसमें हम लोग कर सकते हो डबल बॉन्ड ट्रांसफर और हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हो, तो हाँ बॉम्बे वाला दिखाई दे रहा है। सी में देखो दोनों तरफ क्या है, बेंजीन रिंग है, वहां पर कोई हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बॉम्बे होगा। समझ में आ रहा है, ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या बोला है, द लीस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर अमंग द फॉलोइंग, लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल,
नेगेटिव चार्ज सिंगल पॉजिटिव, हाँ यहाँ पर ही हो रहा है ना। देखो नजदीक के जो दोनों एडजेसेंट एटम है, नियरेस्ट एटम है, दोनों पे कैसा है, सेम चार्ज है ना। उसका रीजन लिखना है तो लिख सकते हो सिमिलर चार्ज ऑन टू नियरेस्ट एटम। नियरेस्ट एटम पे कैसा एक सिमिलर चार्ज है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा या लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, बाकी में तो देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, हाँ ये तो बहुत बढ़िया दिखा रहा है। ये भी देखो सिंगल डबल पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव हाँ ये भी बहुत बढ़िया दिखाएगा। बस एक ही है जो कि नियरेस्ट एटम पे क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। खैर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए बनेगा। समझ में आ गया? ओके, तो बस ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हो आगे, क्वेश्चन नंबर 74। और इसमें हमको क्या बोला है कि करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में करेक्ट स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक, तो देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 74 में स्टेबिलिटी पूछे, एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जरा ध्यान रखना क्योंकि मैंने पेपर में ऑलरेडी सुधार के दिया आप लोगों को। ठीक है, आपके पास एक तो कंपाउंड है CS2 डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एन माइनस। दूसरा है आपके पास ये हो गया 1। सेकेंड है CS2 एन डबल बॉन्ड एन माइनस, ये हो गया पॉजिटिव, ये आपका सेकेंड कंपाउंड है। थर्ड कंपाउंड है आपके पास CS2 माइनस, फिर इसके बाद एन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड एन, ये आपके पास थर्ड कंपाउंड है। और फोर्थ है आपके पास CS2 माइनस, फिर एन डबल बॉन्ड एन प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि करेक्ट स्टेबिलिटी किसकी होगी। तो इसके लिए एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो है ना वो एक कैनोनिकल फॉर्म है पूरा। ठीक है, तो किसी भी कैनोनिकल स्टेट की या कैनोनिकल फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है, मैं लिख ले रहा हूँ स्टेबिलिटी, आप भी लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल कैनोनिकल stability of canonical forms is directly proportional to negative charge one more electronegative atom, more electronegative atom is directly proportional to minimum distance between unlike charge। ठीक है, अब देखो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दो अनलाइक चार्ज के बिटवीन, ऐसा कौन सा कंपाउंड है। और सेम नेगेटिव एटम पे क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो होगा उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और नियरेस्ट भी होना चाहिए। तो देखो ये तो पहले दूर दूर है, ये दोनों में तो ये तो दोनों पहले आएंगे नहीं। ओके, 2 और 4 वाले पहले देखना आपको 1 और 3 में। दोनों में देखो एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और यहाँ पर एक CS2। देखो कार्बन क्या नेगेटिव होता है, नहीं होता है ना। तो बस पहले कौन आएगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला किस में ज़्यादा है, तो देखो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, याद रखना मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू अनलाइक चार्ज, दोनों अपोजिट चार्ज के बिटवीन क्या होना चाहिए, मिनिमम हाँ डिस्टेंस होना चाहिए। और जो नेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले 2 और 4 में तो दोनों चार्ज दूर दूर है, तो वो तो देखने की जरूरत नहीं है। 1 और 3 में चेक करो, तो एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और एक CS2 पे नेगेटिव है। क्या CS2 पे कार्बन नेगेटिव होता है, नहीं होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो बस आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाला पहले आएगा, इसके बाद कौन आएगा, ये थर्ड वाला, क्योंकि इन दोनों में चेक करना था। चलो अब हमको चेक करना है किसके ऊपर, हाँ ये आपके पास एक 4 है और एक आपके पास कौन सा है, 2 है। चलो बताओ जरा, चलो मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव शूट करेगा या कार्बन पे नेगेटिव शूट करेगा, या नाइट्रोजन पे नेगेटिव शूट करेगा। हाँ, नाइट्रोजन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, तो नाइट्रोजन पे ज़्यादा शूट करेगा। तो बस आपका इसके बाद कौन सा आंसर आएगा, सेकेंड आएगा,
देन कौन सा आ जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा बनने वाला है, बे बनने वाला है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चल, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यार ज्योमेट्रिकल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। पहले दो ऑप्शन तो पहली फुर्सत में निकल गए, रही दो, ब्यूट टू आइन है और ब्यूट टू इन है। हाँ पता है कौन सा वाला बनाएगा, ब्यूट टू इन, आइन वाला तो बनाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसके बाद पूछा है आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट। यार एसिटिक एसिड में भी क्या होता है, सी डबल ओ होता है, ओके। और मिथाइल फॉर्मेट में भी क्या होता है, हाँ सी डबल ओ होता है। तो दोनों में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। चलो इसके बाद पूछा है एक सिंपल आयुपेक नेम, द आयुपेक नेम ऑफ CH CHO डबल बॉन्ड CHNH2, ठीक है। तो नंबरिंग CHO से स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड, हाँ सॉरी 1 2 3 है ना। तो 3 पे क्या है, एमिनो ग्रुप है। तो बस 3 पे एमिनो कहाँ दिखाई दे रहा है कि इधर, एक इधर। तो ये दोनों ऑप्शन तो गए ना, उसको तो ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। 3 एमिनो के बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रॉप है, यहाँ पे 1 ऑक्सो है। ऑक्सो तो लगेगा नहीं, एमिनो है और एसिटाल्डी सॉरी अल्डिहाइड है, तो 2 इनाल ही लगेगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बॉम्बे हो जाएगा, ठीक। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। चलो इसके बाद, हाँ इसमें मैंने सुधार के दिया आप लोगों को, यहाँ पर है बॉन्ड, ये वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए नंबरिंग 1 2 3 होगा और 3 क्लोरो वाला आएगा। तो 3 क्लोरो, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेन है, प्रोपिन नहीं है, ठीक है। तो बस आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, 3 क्लोरो 1 2 प्रोपेन, इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, ये एक जनरल सिंपल क्वेश्चन है जिसमें एक ब्यूटेन है जिसका स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशन जो होता है, या अलग अलग कन्फर्मर होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। ये कन्फर्मर है अलग अलग, उसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है, वी ऑल नो स्ट्रेगर का सबसे ज़्यादा होता है। तो ये दोनों तो गए, अच्छा नन ऑफ दिस है। एक स्ट्रेगर आ गया, इसमें भी एक स्ट्रेगर। इसके बाद कौन सा होता है, गॉर्ज, ना ये वाला। बस आपका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ए बनेगा, समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना, ठीक। चलो इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में बोला है हाउ मैनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। यार चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 4 कार्बन होने चाहिए, ये ध्यान रखना। मिनिमम अगर आपके पास 4 4 कार्बन है तभी वो क्या करेगा, पोजीशन और आइसोमेरिज्म शो करेगा अल्किन्स, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन पूछा है 81, एनर्जी बैरियर बिटवीन स्ट्रेगर्ड एंड इक्लिप्स फॉर्म इन इथेन। खैर ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना है 2.9 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। चलो इसके बाद पूछा है 2 मिथाइल प्रोपेन, जब ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 से तो आपको क्या मिलेगा। यार लिखते हैं, चलो थोड़ा जगह बना लो इधर। अभी ये धीरे धीरे काम कर रहा हूँ क्योंकि अगर वापस से उसको कुछ हो गया तो नहीं अच्छा लगेगा, है ना। हाँ इसलिए, ठीक है। तो आप भी थोड़ा धीरे धीरे से, है ना। चलो फिर ये मुझे लगता है वापस से चौट गया है, हाँ चौट ही गया है। अच्छा चल रहा है चल रहा है। 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो 1 2 3, 2 पे क्या है CH3। फिर आप लोग उसका क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन का जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे, हाँ आपको क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल ही देगा ना, बस। तो CH3 यहाँ पे क्या बनेगा, OH और CS। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक। चलो इसके बाद पूछा है अ गैस लिबरेटेड इन एनोड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट।
अच्छा, सोडियम एसिटेट का इलेक्ट्रो ना कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पूछा है। CH3COO Na, ठीक है, ये 2 मोल होते थे, है ना। फिर आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, याद है, तो इसमें आपको ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म CH3 मिलता था और एक CO2 बाहर था, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, C2H6 एंड CO2। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हाँ, फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, तो दो मतलब डबल कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है ना। जैसे कि आपने CH3Cl वाला लिया है, फिर Na के साथ रिएक्ट करते थे 2Na, तब जाके ये क्या बनता था, CH3CH3। क्या कभी एक कार्बन वाला मिलता है क्या, नहीं मिलता। तो बस आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, CH4 होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके बाद एक सीधी रिएक्शन पूछी गई है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, उसका हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिलेगा, सर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो आपको मिलता है एक मीथेन गैस, CH4 गैस। और CH4 गैस का जब ना उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन करेंगे, तब ये होगा एक NO2 ग्रुप अटैच होगा, तो CH3NO2। जहाँ पर CH4 और CH3NO2 दिखाई दे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। यार यहाँ पे NO3 है, ठीक है, आपको कौन सा लिखना है, NO2 वाला, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। तो इसमें कौन सा आंसर बनेगा, बॉम्बे वाला बनेगा, CH4 एंड CH3NO2, ठीक। तो इसके बाद चलते आगे, इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी किराल कंपाउंड आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। याद रखो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो पहले तो लिख लेते हैं, CH3 CH CH2 एंड CH3, और यहाँ पर CH3 है, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं करूँगा क्या, क्लोरीनेशन, H न्यू। तो एक प्रोडक्ट तो मुझे, एक यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगा, तो एक प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। क्या ये किराल कंपाउंड देगा, क्योंकि ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी दो दो हाइड्रोजन से है, तो ये तो नहीं बनाएगा, मतलब फर्स्ट वाला कार्बन तो गया, ठीक है। चलो, अब चलते हैं सेकंड नंबर पे कार्बन पे। तो सेकंड पे देखो क्या बनेगा, CH3 CH CH3, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, एक कार्बन के साथ Cl है एंड CH3। देखो ये वाला जो कार्बन है ना वो बनाएगा, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये जो कार्बन है वो एक हाइड्रोजन से, और ये देखो ये कीराल है, हाँ, एक ये बनाएगा और एक इसका स्टीरियो होगा, टोटल कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। चलो एक और कार्बन ढूंढते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाने जाऊँ, Cl को अटैच करूँ, तो दो दो सेम CH3 आएंगे, तो ये तो होगा नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करने जाऊँ तो देखना, CH3 CH CH2Cl, ठीक है, और बाकी तो क्या हो जाएगी, CH2 CH3। तो अगर मैं चेक करूँ ना, तो ये वाला कार्बन जरा देखो, इसकी एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है, वापस से मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, एक वैलेंसी CH3 के साथ है, और एक वैलेंसी किसके साथ है, CH2Cl, और एक वैलेंसी है CH2CH3। मतलब ये वाला जो कार्बन है ना, इस भाई साहब के कितने हैं, हाँ, चार अलग अलग हो गए ना जब मैं यहाँ पे क्लोरीनेशन करता हूँ। तो ये कार्बन देखो चार अलग अलग कार्बन मतलब एटम से जुड़ा है, तो ये भी एक कीराल है। और उसका एक और स्टीरियो मिलेगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 और 4 टोटल कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। बस आपको ये याद रखना था, एक स्टीरियो मिलेगा उसका, ठीक है। तो इसीलिए इसके करेक्ट आंसर कितना होगा, 4 होगा। यार ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो इसके बाद मैं चलता हूँ आगे। आगे बोला है क्वेश्चन नंबर, द वॉल्यूम ऑफ CH4 पूछा है, एनटीपी फॉर्मेट व्हेन 20.5 ग्राम ऑफ CH3COO Na is treated with soda lime। खैर CH3COO Na, इसकी रिएक्शन जब हम लोग NaOH के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, तब आपको मिलता है CH4, और बाद में आपको एक क्या मिलता है, Na2CO3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक 3 ऑक्सीजन, एक सोडियम और एक सोडियम, 2 सोडियम, और CH4, एक ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन CH4, ठीक है। ओके, बैलेंस रिएक्शन है। अब जरा इसका मोलिकुलर मास कितना होता है जरा चेक करो, कार्बन कितने, 2, तो 24 हो गया,
16 2 32 के, और 3 हाइड्रोजन है, और ये कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 4 5 6, 6 और 6 12, 1 3 4 5 6 7 8 9, 92 होगा ना। वापस चेक कर लेता हूँ। कार्बन 2 है 24, 2 ऑक्सीजन 32, कार्बन 2 ओके, 3 हाइड्रोजन है और 23 ओके, 3 और 3 6, 6 7 8, 8 ने 4 12, 1 3 5 6 7 8, 5 6 7 8 ओके, 82 होगा, सॉरी 3 है 3 6 7 8 ओके। 82 ग्राम जब होता है तब मुझे यहाँ पर उसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना। एक मोल के हिसाब से कितना मिलता है 22.4 लीटर। मेरे पास कितना है 20.5 ग्राम, तब जाके कितना मिलेगा। बस आपको 20.5 22.4 डिवाइडेड बाय 82, जब भी आप लोग करोगे ना आपका टोटल आंसर आएगा 5.6 लीटर। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, डी होगा 5.6 लीटर। ठीक है, चल इसके बाद एक और क्वेश्चन 88। देखो दोनों रिएक्शन तो सेम है, सिर्फ एक में पीटी है और एक में निकल है। ठीक है, जब भी पीटी और निकल में तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा यही पूछा है। हाँ, तो आपको याद रखना है निकल वाले केस में T2 का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, इन दिस केस T2 क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या कौन सा बनेगा, T2। ये एक थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, जरा चेक कर लेना। ओके, चलो अब रहे दो क्वेश्चन लास्ट के। ओके, चलो अलग अलग आपको क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट पूछा गया है, और उसी स्टेटमेंट के हिसाब से आपको क्या देने हैं, आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये हमारा भाई सब चालू तो है ना। ओके, चालू ही है। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा है आयोडीनेशन ऑफ अल्किन इज स्लो एंड रिवर्सिबल इन नेचर। आयोडीनेशन जो है वो क्या होता है, अल्किन का स्लो होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और पूछा आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इन परफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like HiO3 which consume the byproduct and recycle into reactant I2। हाँ, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, बट वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, अल्केन है और यहाँ पे क्या है, अल्कीन है। ठीक है, इन दिस केस आपका आंसर कौन सा बनेगा, बॉम्बे बनेगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो क्या है, करेक्ट ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो उसके बाद आपको पूछा है ब्रांचेड alkanes have lower boiling point than their unbranched isomers। सही है, कंप्लीट है, क्योंकि ब्रांचेड का बहुत कम होता है। ब्रांचेड चेन alkanes have relatively small surface area, so as so less London force operate in molecule। हाँ, अब देखो ये ना करेक्ट आंसर भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों है, क्योंकि हमको शो कर रहा है, बता रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, कि ब्रांचेड स्ट्रक्चर है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों का ये यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन हो गया होगा। ठीक है, चलो तो एक बार अगेन हम लोगों ने पूरे मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है, दिसंबर का आई होप आप सब ने अच्छे से देखा होगा, लिखा होगा और उसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगेन जनवरी के मेगा टेस्ट में। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण।